क्या होगा अगर कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु पंचायत की मेजबानी करने से अचानक मना कर दे? कल्पना कीजिए 2028 का कॉप 33 शिखर सम्मेलन। जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और नेता आने वाले थे। बिल्कुल। और भारत ने कह दिया है कि माफ कीजिए, हम ये नहीं कर सकते। मतलब सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी पीआर आपदा या कह लें कि कूटनीतिक विफलता लग सकती है। हाँ, बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही गहरी यथार्थवादी रणनीति काम कर रही है? आज की इस गहन चर्चा में हम 10 अप्रैल 2026 के उन समसामयिक मामलों की परतों को हटाएंगे जो यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे काफी दिलचस्प हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों से लेकर मिस्र के रेगिस्तान में हो रहे सैन्य अभ्यास और संसद में हो रहे ऐतिहासिक बदलावों तक। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों की कोई रटने वाली सूची बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सारी घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। तो चलिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था के उस विरोधाभास से शुरू करते हैं जो आज की खबरों में छाया हुआ है। देखिए, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज जो आंकड़े आए हैं वे सतह पर तो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। मतलब विश्व बैंक ने अभी-अभी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। 6.6%। ये तो काफी अच्छा नंबर है। बिल्कुल। और उन्होंने अपने इस अनुमान का आधार मजबूत घरेलू मांग और नए व्यापार समझौतों से मिलने वाले फायदों को बताया है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ी शंका होती है। मतलब 6.6% का आंकड़ा कागजों पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर असल में क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? की फंडिंग में $280 मिलियन जुटाए हैं और वो $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, जो एक पारंपरिक सहकारी ढांचा है और उनका कुल व्यवसाय 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। मैं सोच रही थी कि एक 100 साल पुराना सहकारी मॉडल और एक 5 साल पुराना ऐप दोनों एक साथ कैसे उछाल मार सकते हैं? क्या ये कोई बुलबुला तो नहीं है? नहीं, देखिए ये कोई बुलबुला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही परिपक्व होते वित्तीय इकोसिस्टम का संकेत है। इसे ऐसे समझिए, जब हम क्रेडिट बी की सीरीज ई फंडिंग की बात करते हैं, हाँ, ये सीरीज ई क्या होता है? तो सीरीज ई का मतलब शुरुआती पैसा या सीड मनी नहीं होता। ये उस चरण का पैसा है जहां कंपनी ने अपना रेवेन्यू मॉडल पहले ही साबित कर दिया है और अब उसे सिर्फ अपना विस्तार करना है। ये दिखाता है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं में डिजिटल लोन की भारी मांग है। अच्छा, मतलब मांग जमीन पर सच में है। और सारस्वत बैंक का क्या? वहीं सारस्वत बैंक का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा छूना ये साबित करता है कि जो पारंपरिक जमीनी स्तर का व्यापारी है वो आज भी उस बैंक पर भरोसा करता है जहां वो मैनेजर को चेहरे से जानता हो। मतलब अर्थव्यवस्था में इन दोनों की अपनी अपनी एक मजबूत जगह है। समझ गई। लेकिन अगर विकास इतनी ही आसानी से और सुचारू रूप से चल रहा है, तो फिर बाजार के नियामकों को बीच में क्यों कूदना पड़ रहा है? आप किस नियामक की बात कर रही हैं? मेरे स्रोतों में सेबी और इरडा के 2 बड़े दखल का जिक्र है। जैसे सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जिसे एमपीएस कहते हैं, उससे जुड़े नियमों में कंपनियों को एक मुश्त राहत पैकेज दिया है। मुझे ये राहत पैकेज वाली बात समझ नहीं आई। एमपीएस तो निवेशकों को बचाने के लिए होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें एमपीएस के मैकेनिज्म को थोड़ा समझना होगा। नियम के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड किसी भी कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता की होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जब कोई नई कंपनी आईपीओ लाती है तो अक्सर प्रमोटर्स के पास 80 से 90% तक शेयर होते हैं। उन्हें इसे घटाकर 75% पर लाने के लिए समय चाहिए होता है। अब अगर बाजार में अचानक बहुत तेजी से विकास हो रहा हो और हर दूसरी कंपनी यूनिकॉर्न बनकर आईपीओ लाना चाह रही हो, तो ये 25% वाला नियम एक बहुत बड़ी अड़चन बन सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। सेबी की ये राहत असल में उस रास्ते के कांटे हटा रही है ताकि तेजी से बढ़ रही कंपनियों को पूंजी जुटाने में नियम कानूनों के जाल में न उलझना पड़े। यानी ये कुछ ऐसा है कि जब ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा हो तो आप हाईवे के टोल बूथ को कुछ देर के लिए फ्री कर देते हैं ताकि जाम ना लगे। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और इरडा जो कर रहा है वो हाईवे पर स्पीड कैमरा लगाने जैसा है। स्पीड कैमरा? वो कैसे? देखिए, कोविड के बाद भारत में निजी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बहुत आक्रामक वृद्धि हुई है। इरडा ने इस क्षेत्र की समीक्षा के लिए जो नई उप समिति बनाई है,
उसका काम ये देखना है कि कहीं बीमा कंपनियां इस तेजी के चक्कर में ग्राहकों को गुमराह तो नहीं कर रही हैं, क्लेम सेटलमेंट का अनुपात कैसा है, शर्तें पारदर्शी हैं या नहीं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब विकास को गति देना सेबी का काम है और विकास को सुरक्षित बनाना इरडा का काम है। ये संतुलन जमीनी स्तर पर कैसे लागू होता है, इसका एक और बहुत दिलचस्प मामला मेरे सामने है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, जिसे हम जेम कहते हैं, एक साझेदारी की है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पता है कि जेम सरकारी खरीद का एक तरह से अमेज़न है, लेकिन इसमें पीएनबी क्या कर रहा है? ये वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगला चरण है। मान लीजिए कोई छोटा कारीगर है जो कुर्सियां बनाता है। उसे जीईएम पोर्टल के जरिए किसी सरकारी दफ्तर से 500 कुर्सियों का ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, पर उसके पास तो इतना कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल। पारंपरिक तरीके में वो किसी साहूकार के पास जाता और भारी ब्याज चुकाता। लेकिन अब इस साझेदारी के कारण वो उस सरकारी ऑर्डर की रसीद पीएनबी को दिखा सकता है और बैंक उसे तुरंत वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी का ऋण दे देगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तरीका भारत की 6.6% जीडीपी वृद्धि को सिर्फ कागजों से निकालकर सीधे उस कारीगर की वर्कशॉप तक पहुंचाता है। ये तो हुई जमीनी स्तर की बात, लेकिन इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पे भी कुछ हलचल हो रही है। मेरे पास डीबीएस बैंक इंडिया की एक रिपोर्ट है। अच्छा, उसमें क्या है? उन्होंने उभरते हुए संपन्न वर्ग यानी जो एफ्लुएंट सेगमेंट है, उसके लिए डीबीएस एस्पायर बैंकिंग और एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और साथ ही एक और खबर है कि कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने प्रॉमिस फॉर वेल्थ नाम का एक यूलिप लॉन्च किया है। तो पहले तो ये बताइए कि ये यूलिप क्या बला है और ये इन दोनों खबरों का आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसा वित्तीय उत्पाद है जहां आप जो प्रीमियम देते हैं उसका एक हिस्सा आपके जीवन बीमा में जाता है और दूसरा हिस्सा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। अच्छा, मतलब बीमा और निवेश दोनों एक साथ। हाँ, अब इन दोनों खबरों का कनेक्शन समझिए। डीबीएस जैसे विदेशी बैंक का एक खास संपन्न वर्ग के लिए उत्पाद लाना और बीमा कंपनियों का यूलिप जैसे निवेश आधारित उत्पाद बेचना, ये साबित करता है कि भारत में अब एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जिसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। और अब उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त डिस्पोजेबल इनकम है। एकदम सही। तो जब किसी देश के पास इतनी अतिरिक्त पूंजी और मजबूत घरेलू मांग होती है, तो उसे उस पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी विदेश नीति और रक्षा रणनीति को भी उसी हिसाब से ढालना पड़ता है। बिल्कुल, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और अब हम उसी COP33 वाले मुद्दे पर आते हैं जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। भारत ने 2028 के जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दावेदारी वापस ले ली है। मतलब एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ हम वैश्विक मंच पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। क्या ये विरोधाभासी नहीं लगता? सतह पर देखने में ये विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन कूटनीति के चश्मे से देखने पर यह शुद्ध यथार्थवाद है। यथार्थवाद? वो कैसे? देखिए, कॉप जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी करने का मतलब सिर्फ टेंट लगाना और मेहमान नवाजी करना नहीं होता। जो देश मेजबान होता है उस पर यह दबाव होता है कि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे कड़े लक्ष्य तय करे, जैसे कि कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की घोषणा करना। ओह, समझी। और भारत तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसे 6.6% की दर से बढ़ने के लिए सस्ती ऊर्जा की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, हम अभी कोयला पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ग्लोबल इमेज या दिखावे की कीमत पर अपनी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को चुन रहे हैं? एकदम सही। और इसका साफ प्रमाण आपको हमारे दूसरे स्रोत में मिलता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी बिमटेक में हाल ही में हर्मीज डायलॉग 6.0 आयोजित हुआ था। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इसका मुख्य विषय ही वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा था। हाँ, तो भारत अब पश्चिमी देशों की ताल पर जलवायु कूटनीति नहीं कर रहा है, वो अपनी शर्तों पर अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर रहा है। और ऊर्जा और व्यापार की सुरक्षा के लिए हमें अपने समुद्री रास्तों को भी सुरक्षित करना होगा। मुझे लगता है इसी वजह से भारतीय सेना ने मिस्र में साइक्लोन 4 नाम के संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 4थे संस्करण में अपनी टुकड़ी भेजी है। हाँ, ये उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में,
मिस्र ही क्यों? मध्य पूर्व में तो और भी बहुत से देश हैं। मिस्र की भौगोलिक स्थिति को देखिए। दुनिया के व्यापार का लगभग 12% हिस्सा स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो पूरी तरह से मिस्र के नियंत्रण में है। अच्छा, हाँ, स्वेज नहर। भारत का यूरोप और अमेरिका के साथ होने वाला ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। वहां हमारे स्पेशल फोर्सेस का अभ्यास सिर्फ एक सैन्य ड्रिल नहीं है, ये आतंकवाद निरोधी युद्ध कला सीखने और उस महत्वपूर्ण चोक पॉइंट पर भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। समुद्री सुरक्षा की इसी रणनीति का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा मुझे श्रीलंका में भी दिख रहा है। आपने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन वाली खबर पढ़ी है क्या? हाँ, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोलंबो डॉकयार्ड के साथ जहाज निर्माण और मरम्मत सेवाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन ड्रेजिंग का मतलब तो समुद्र के तल से गाद निकालना होता है ना? ये रणनीतिक रूप से कैसे इतना महत्वपूर्ण हो गया? देखिए, जब आप बड़े मालवाहक जहाज़ों या नौसेना के युद्धपोतों के लिए बंदरगाह बनाते हैं, तो समुद्र की गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग बहुत जरूरी होती है। और कोलंबो एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है। और चीन वहाँ काफी दखल दे रहा है ना? बिल्कुल। अतीत में हमने देखा है कि चीन ने श्रीलंका के बंदरगाहों पर भारी निवेश करके अपना रणनीतिक जाल बिछाने की कोशिश की है। भारत की सरकारी कंपनी का कोलंबो डॉकयार्ड के साथ सीधे जहाज निर्माण और मरम्मत में जुड़ना चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के खिलाफ भारत का एक बहुत ही व्यवहारिक और कूटनीतिक जवाब है। और चीन को जवाब देने की बात हो और वियतनाम का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे स्रोतों में एक खबर यह भी है कि टोलाम को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। हाँ, नेशनल असेंबली के 16वें सत्र में। लेकिन जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सोच सकते हैं कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है। भारत और वियतनाम दोनों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं और दोनों ही चीन के आक्रामक रवैये का सीधा सामना करते हैं। हाँ, ये तो है। और टोलाम के नेतृत्व में वियतनाम ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को बहुत गहरा किया है। आपको याद होगा कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। वियतनाम में एक स्थिर और भारत समर्थक नेतृत्व का वापस आना हमारी रक्षा निर्यात नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। तो एक बात साफ है, चाहे वो मिस्र हो, श्रीलंका हो या वियतनाम, भारत एक बहुत ही आक्रामक लेकिन यथार्थवादी कूटनीति खेल रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक राष्ट्र वैश्विक स्तर पर तभी मजबूत हो सकता है जब उसके अंदरूनी ढांचे में सुशासन हो। प्रशासन और समाज से जुड़े जो तथ्य आज हमारे सामने हैं, वे बहुत ही शानदार केस स्टडीज हैं। आप तेलंगाना वाले फैसले की बात कर रही हैं? हाँ, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। वहां की सरकार ने कैंसर को अधिसूच्य रोग या नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मुझे ये अवधारणा बहुत पसंद आई। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप घर में आग लगने और धुआं उठने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही हर कमरे में स्मोक डिटेक्टर लगा दें। बहुत ही शानदार तुलना की है आपने। लेकिन एक बात बताइए, ये नोटिफाइबल डिजीज जमीन पर काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब ये है कि हर अस्पताल को अब सरकार को रिपोर्ट करना होगा? जी हाँ, इसका ठीक यही मतलब है। आमतौर पर जो गैर संचारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर या हृदय रोग, उनका कोई केंद्रीकृत डेटा सरकार के पास नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग निजी क्लिनिकों में इलाज कराते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब किसी बीमारी को अधिसूच्य घोषित किया जाता है, तो कानूनन हर डॉक्टर, हर पैथोलॉजी लैब और हर निजी अस्पताल के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो उस बीमारी के हर नए मामले की जानकारी तुरंत सरकारी स्वास्थ्य विभाग को दे। अच्छा। लेकिन इससे सरकार को असल में क्या फायदा होगा? डेटा, सिर्फ डेटा। अगर सरकार को पता चले कि किसी खास जिले में, मान लीजिए, मुंह के कैंसर के मामले अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वे तुरंत वहां तंबाकू नियंत्रण अभियान चला सकते हैं। या वहां के अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी वार्ड का बजट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। बिना सही डेटा के स्वास्थ्य बजट खर्च करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए डेटा संचालित शासन का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और सुशासन का एक और पहलू है समावेशिता। मध्य प्रदेश से एक बहुत ही दिल छू लेने वाली और जरूरी खबर आई है। हाँ, भोपाल के एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय वाली खबर। जी,
ये भारत का पहला ऐसा पासपोर्ट कार्यालय बन गया है जिसने दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल सक्षम सेवाएं और सांकेतिक भाषा का समर्थन शुरू किया है। देखिए, ये खबर दर्शाती है कि हमारा प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे कैसे परिपक्व हो रहा है। आज तक हमारे ज्यादातर सरकारी दफ्तर सिर्फ बहुसंख्यक शारीरिक रूप से सक्षम आबादी को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, जो कि बहुत दुखद है। हाँ, लेकिन समान पहुंच या इक्वल एक्सेस का संवैधानिक अधिकार तब तक अधूरा है जब तक दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित नागरिक भी उसी सम्मान और आसानी के साथ अपनी सरकारी सेवाएं प्राप्त न कर सकें। सही बात है। और जब हम समाज और संविधान के परिपक्व होने की बात कर रहे हैं तो हमें भारतीय राजनीति में आए दो ऐतिहासिक मोड़ों पर भी बात करनी चाहिए जो आज की खबरों में हैं। आप किन दो घटनाओं की बात कर रही हैं? एक तरफ वयोवृद्ध कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और दूसरी तरफ उसी संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में मेनका गुरुस्वामी ने शपथ ली है और वो भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर संसद सदस्य बन गई हैं। इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखना सिर्फ भावुक करने वाला नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा संदेश देता है। बिल्कुल, ये भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के विकास की एक पूरी टाइमलाइन को दिखाता है। मोहसिना किदवई उस दौर की नेता थीं जब आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को राजनीति में अपनी बुनियादी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने उस पहली पीढ़ी की लड़ाई लड़ी। हाँ, और मेनका गुरुस्वामी वे तो एक जानी मानी वकील भी रही हैं जिन्होंने धारा 377 के खिलाफ एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मेनका गुरुस्वामी का संसद में पहुंचना ये दिखाता है कि आज की पीढ़ी सिर्फ मेज पर अपनी जगह नहीं मांग रही है, बल्कि वो उस मेज की परिभाषा ही बदल रही है। बहुत सही कहा आपने। जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर देश के कानूनों को चुनौती दी ताकि हाशिए पर पड़े एक पूरे समुदाय को उसका संवैधानिक हक मिल सके, आज उसी व्यक्ति का उस संसद में बैठकर कानून बनाना, जहां से भी नीतियां तय होती हैं, ये भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी जीत है। सच में ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कोई स्थिर तालाब नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है जो नए रास्तों को अपना रही है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो शासन और समाज की इतनी गहन चर्चा के बाद चलिए अब हम उन तथ्यों की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर वनडे परीक्षाओं जैसे एसएससी और बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। यानी महत्वपूर्ण दिवस। हाँ, हालांकि परीक्षाओं में सीधे तारीखें पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हम उनके पीछे का कारण समझ लें तो उन्हें रटा नहीं पड़ेगा। आज 10 अप्रैल है। मेरे स्रोतों के अनुसार आज 2 दिवस मनाए जा रहे हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस और राष्ट्रीय भाई बहन दिवस। इन दोनों को एक साथ याद रखना तो काफी आसान है। हाँ, मैंने भी यही सोचा। मतलब एक तरफ होम्योपैथी की वो छोटी छोटी मीठी गोलियां हैं जिनका असर बहुत धीरे धीरे होता है, और दूसरी तरफ भाई बहनों का रिश्ता है जो कभी कभी मीठा होता है और कभी कभी बहुत कड़वा। बिल्कुल, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में याद रखने की एक अच्छी तरकीब हो सकती है। हाँ, एक अच्छा डेमोनिक बन गए तो। लेकिन जो अगली तारीख है वो बहुत अधिक ऐतिहासिक और मानवीय महत्व रखती है। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रोमा समुदाय की संस्कृति और अधिकारों का जश्न मनाना है। जी। अब एक सवाल जो हर परीक्षार्थी के मन में आना चाहिए, हम भारत में बैठकर यूरोप के एक समुदाय का दिवस क्यों याद करें? भारत का रोमा समुदाय से क्या लेना देना है? देखिए, यहीं पर मानव विज्ञान और इतिहास आपस में जुड़ते हैं। रोमा समुदाय, जिन्हें अक्सर जिप्सी भी कहा जाता है, वे मुख्य रूप से यूरोप में रहते हैं, लेकिन भाषाई और आनुवांशिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि उनकी जड़ें भारत से ही जुड़ी हैं। अच्छा, क्या ये वही समुदाय है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे सदियों पहले राजस्थान और उत्तर भारत से पलायन कर गए थे? एकदम सही। लगभग 11वीं सदी के आसपास उनका उत्तर पश्चिमी भारत से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी भाषा रोमानी में आज भी संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के कई शब्द मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और यूरोप में समुदाय ने सदियों तक भयंकर भेदभाव, दास्ताव और यहाँ तक कि हॉलोकॉस्ट का भी सामना किया है। इसलिए जब हम 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाते हैं, तो ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है, बल्कि ये भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहुंच और वैश्विक मानवाधिकारों की रक्षा का एक बहुत बड़ा स्टैटिक जीके का विषय बन जाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने एक बहुत लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। हमने शुरुआत की थी 6.6% की जीडीपी वृद्धि के उस विरोधाभास से, जहां 100 साल पुराने बैंक और नए नवेले यूनिकॉर्न
एक साथ फल फूल रहे हैं। हाँ, और हमने समझा कि कैसे सेबी और इरडा के नियम इस तेज गाड़ी में ब्रेक और एक्सेलेरेटर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि COP33 से पीछे हटना कोई हार नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की एक सोची समझी कूटनीति है, जो मिस्र में हमारे सैनिकों और कोलंबो में हमारे डॉकयार्ड समझौते से भी पूरी तरह मेल खाती है। और अंत में हमने समझा कि कैसे कैंसर को अधिसूची रोग बनाना या ब्रेल सक्षम पासपोर्ट दफ्तर खोलना एक परिपक्व होते भारतीय समाज की निशानी है। इन सभी अलग अलग दिखने वाली खबरों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। यह एक ऐसे देश की तस्वीर है जो अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, कूटनीति हो या फिर आंतरिक समाज सुधार। एकदम सही। लेकिन हर गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल जरूर होना चाहिए जो लंबे समय तक हमारे सुनने वालों के दिमाग में गूंजता रहे। आज के हमारे स्रोतों से जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल निकल कर आता है वो विकासशील देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं से जुड़ा है। वो कैसे? देखिए, आज हमने देखा कि भारत 6.6% की शानदार आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़ रहा है, अपनी रक्षा संधियों को मिस्र, श्रीलंका और वियतनाम के साथ मजबूत कर रहा है। लेकिन ठीक उसी समय उसने 2028 के COP33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये घटना एक बहुत बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत हो सकती है। किस तरह का बदलाव? ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले भविष्य में ग्लोबल साउथ के देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु कूटनीति की वाहवाही लूटने के बजाय अपनी ठोस आर्थिक और सैन्य शक्ति को अधिक तरजीह देना शुरू कर देंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या अब वैश्विक स्तर पर दिखावे से ज्यादा जमीनी हकीकत और अपनी सुरक्षा ही नए कूटनीतिक मानक बन जाएंगे? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो आने वाले समय में हर नीति निर्माता और परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र को सोचने पर मजबूर करेगा। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। और इसी के साथ हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। करंट अफेयर्स कोई सीधी और उबाऊ सूची नहीं है जिसे बस रट लिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, जटिल और जीवंत इकोसिस्टम है जहां अर्थव्यवस्था की जड़ों को सींचने के लिए कभी-कभी कूटनीति की टहनियों की बहुत ही बारीकी से काट-छाँट करनी पड़ती है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन कड़ियों को ऐसे ही जोड़ते रहना और गहराई में उतरना ही असली समझ है।